प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुरेश पुनः आपका अपने इस नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पहले अपन ने पढ़ा था इसमें तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनके अंदर जो 94 जो तत्व हैं वो कौन से हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। कौन से रूप से प्राप्त है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। इसके अलावा जो जितने भी तत्व है वो तत्व इसके बाद बनाए गए, इसके बाद में बनाए गए। लेकिन अब क्या हुआ, आगे आगे जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो तत्वों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने अपना अपना क्या दिया? मत दिया। और अपने अपने मत के अंदर उन्होंने कहा कि यदि इन तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि इनके गुण हैं, इनके भौतिक गुण हैं, तो उनको आराम से उनको पढ़ने के लिए, उनको व्यवस्थित करने, उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए, रासायनिक गुणधर्म में, भौतिक गुणधर्म में इनका अध्ययन करने के लिए क्या रहे? आसानी रहे। तो इनके लिए सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक आते हैं? डोबे राइनर त्रिक। कौन आते हैं? डोबे राइनर के त्रिक, मतलब डोब राइनर आते हैं। ये कहाँ के हैं? सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ, ये कहाँ के निवासी है? जर्मनी जो देश है वहाँ के रसायन शास्त्र के रसायन के बहुत विज्ञाता थे। इनका पूरे नाम क्या है? वुल्फगांग डोब राइनर ने सर्वप्रथम क्या किया कि जो इनके जो गुण थे इन्होंने क्या किया कि समान गुणों वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब जो तत्व समान है उन समान तत्वों को एक ही क्रम के अंदर गुण के अनुसार उनको रखना क्या कर दिया? व्यवस्थित किया। फिर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों को चुना। इन्होंने क्या किया कि तीन तीन तत्वों के कुछ समूह सुने। क्या सुने? समूह, मतलब तीन तीन क्रम में। इस प्रकार से देखो आगे समूहों के अंदर सुना। फिर क्या कहा इसने आगे कहा तीन तीन जो समूह थे उन समूह को क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। जो तीन तीन के जो समूह होते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं। और डोबराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्व, अब डोबराइनर क्या कहते हैं, इनका जो त्रिक नियम है ना, वो त्रिक नियम क्या है, वो नियम ध्यान रखना कि त्रिक नियम क्या है। महत्वपूर्ण त्रिक नियम है और त्रिक नियम बिल्कुल सरल है, याद रखना। क्या कहता है कि इन तीन तत्वों, त्रिक के तीन तत्वों को उनके परमाणु के द्रव्यमान को यदि आरोही क्रम में, यदि क्या करें? आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान उन अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की लगभग औसत के क्या होता है? बराबर होता है। लगभग औसत के क्या होता है? बराबर होता है। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण क्या है? अब इसमें क्या है कि तीन तत्व, जैसे मान लो पहला है, दूसरा है और तीसरा, ये तीन तत्व है। इन तीन तत्वों के अंदर क्या होगा? पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो भार होगा वो दूसरे तत्व के औसत के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें उदाहरण क्या है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लिथियम। क्या दिया हुआ है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। लिथियम का प्रतीक होता है Li, सोडियम का प्रतीक होता है Na। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। लिथियम का प्रतीक होता है Li, सोडियम का प्रतीक होता है Na और पोटेशियम का प्रतीक होता है K। इन तीन तत्वों को क्या किया? त्रिक वाले श्रेणी के अंदर इनको रख दिया। अब फिर क्या है? प्रश्न भी आएंगे, उसके उत्तर भी आपको आगे मिल जाएंगे, चिंता नहीं करनी है। वाले त्रिक का नियम पर ध्यान दीजिए। अब इसके ऊपर एक त्रिक नियम है, उसके ऊपर ध्यान देना। कौन सा त्रिक नियम है? एक त्रिक नियम यहां पर दिया हुआ है, ये वाला। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीन तत्वों को क्या किया? एक क्रम के अंदर व्यवस्थित किया। फिर क्या देखो क्या है? ध्यान रखना, जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः, लिथियम का परमाणु क्रमांक है लिथियम, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लिथियम। इसका कितना है? सोडियम का Na का कितना है? 23। Na का कितना है?
23 और पोटेशियम, पोटेशियम का कितना है 39, पोटेशियम का कितना है 39, पोटेशियम का कितना है 39। अब बीच में कौन है, बीच में ये कौन है सोडियम, बीच में कौन है सोडियम। तब अब क्या करना है, लिथियम का और पोटेशियम का द्रव्यमान जोड़ना है, लिथियम और पोटेशियम का द्रव्यमान जोड़ना है और 2 का भाग दो का भाग देना है। तो देखो अपन जोड़ के देख लेते हैं। लिथियम का द्रव्यमान कितना था 6.9 प्लस पोटेशियम का कितना था 39, पोटेशियम का कितना था 39। अब यहाँ से निकलेगा औसत। अब औसत निकालोगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि 6.9 है तो इसको 7 के समथिंग आप मान सकते हो, 7 के समथिंग। यहाँ पर 39 है तो ये 39, अगर पॉइंट में है तो ही संख्या बढ़ानी घटानी, अगर पॉइंट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ाओगे तो इसके अंदर जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 46, 46 के अंदर 2 का भाग, 46 के अंदर यदि आप 2 का भाग दोगे तो कितने आएंगे 23, कितने आएंगे 23। और 23 किसका परमाणु परमाणु द्रव्यमान है, तो 23 है सोडियम का। किसका परमाणु द्रव्यमान है सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 23। इस तरह से आप, और ये था डोब्राइनर का त्रिक नियम। ये जो नियम है, ये जो पूरा नियम है वो क्या है, डोब्राइनर का त्रिक नियम है। इस नियम के अनुसार जैसे अपन आगे चलते हैं, ये वाला इधर सॉल्व हो गया है। अब देखो इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं आगे। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या, औसत 23, औसत क्या आया 23 आया। सोडियम परमाणु के द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, वो सारणी हम देखेंगे। सारणी 5.1 ये आगे आ गई है, सारणी 5.1 5.1 में 3 तत्वों के कुछ समूह दिए गए, तीन तत्वों के कुछ समूह दिए गए। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे, आरोही क्रम के अंदर रखा गया है, ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा डोब्राइनर का त्रिक बना सकता है और इनमें से कौन सा डोब्राइनर का त्रिक बनता है, क्या आप बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि इनमें ये जो सभी जो तत्व हैं वो क्या करेंगे, डोब्राइनर का त्रिक बनेंगे। तो ये आपको ज्ञात करके बताना पड़ेगा कि इसमें से आपको ये और इसको दो आर्सेनिक AS को और ये नाइट्रोजन है, इसके दोनों को इनको जोड़ोगे और जोड़कर 2 का भाग दोगे। अगर इसके 31 के समथिंग आता है तो ये डोब्राइनर के तरीका पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है। इसी तरह से ये इसको भी आप कर सकते हो और इसको भी आप इसे भी कर सकते हो आप कि 35.5 और 26.9 126.9 इसको दोनों को जोड़ोगे और बीच में से अगर ये इसके समथिंग अगर पॉइंट में आता है तो ये डोब्राइनर के तरीके का पालन करता है और ये भी करता है और ये भी करता है, आपको पता चल जाएगा। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओगे। आप देखेंगे कि समूह बी समूह सी डोब्राइनर का त्रिक बनते हैं, समूह बी और समूह सी डोब्राइनर का त्रिक बनते हैं, डोब्राइनर का त्रिक बनते हैं। और डोब्राइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 तरीके बता सके, जो 3 तरीक सारणी 5.2 इसीलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। त्रिक की जो ये पद्धति थी वो जो परमाणु जितने भी थे उनको सही तरीके से व्यवस्थित करने में सफल नहीं रही। तो देखो यहाँ पर एक खेल दिया गया, इसके अंदर ये विद्यार्थी खेल रहे हैं, तो ये भी क्या है देख लो, ये वाला प्रोसेस है, ये क्या कर रहे हैं देखो, क्योंकि ये NCERT का सिलेबस है तो ये क्रियाकलाप के साथ ही पढ़ा जाएगा, क्रियाकलाप के साथ ही अपन चलेंगे जैसे अपन क्लास में चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको तथा आपके दोस्तों को टुकड़ों में बंटा हुआ एक नक्शा मिलता है। टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ क्या मिलता है, एक नक्शा मिलता है जो किसी खजाने का पता बताता है, जो किसी खजाने का क्या बताता है, पता बताता है। क्या उस खजाने तक रास्ते का पता करना आसान होगा या अव्यवस्थित है। और रसायन विज्ञान में भी ऐसी अव्यवस्था थी और तत्वों
तत्व तो ज्ञात थे, लेकिन उनके वर्गीकरण और अध्ययन में कोई विधि ज्ञात नहीं थी। तो इन तत्वों को व्यवस्थित करना मुख्य रूप से कहाँ पर जरूरत पड़ी, कहाँ पर इनको ऐसा क्यों लगा कि तत्वों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जैसे आपने अभी एक क्रियाकलाप किया है और इसी प्रकार आप अपने स्तर पर भी क्रियाकलाप कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है और उसको बहुत सारे कागज़ के टुकड़े, उसको कागज़ को मान लो फाड़ दिया है या मान लो फाड़ के फेंक दिया है, और दूसरा विद्यार्थी आकर उसको वापस देखना, सही ढंग से देखना चाहे तो वो सही ढंग से उस कागज को नहीं देख पाएगा। ठीक वैसे ही जो तत्व थे, उन तत्वों की संख्या क्या थी, बहुत अधिक थी। उन तत्वों की संख्या क्या थी, बहुत अधिक थी। जब उन तत्वों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण उनका अध्ययन करने में और उनको वर्गीकरण करने में आसानी नहीं थी, बहुत कठिनाई होती थी। तो कठिनाई होने के बावजूद जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सरलता से लेने के लिए प्रयास किए, लेकिन डोबराइनर का जो त्रिक नियम है वो इसका पालन नहीं करता है, क्योंकि वो आगे जितने भी जो तत्व थे वो उनके नियमों को फॉलो नहीं कर रहा था। ये था डोबराइनर का त्रिक नियम। अब ये देखो, अपन ने देखा था अभी जस्ट, और अभी एक बार और देख लेते हैं। ये वाले डोबराइनर का त्रिक का नियम पालन करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। इसका मतलब ये डोबराइनर के त्रिक का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये समूह है ना, समूह ए है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर ये शायद डोबराइनर के त्रिक का पालन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, 14 और 74 को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे ये, और फिर क्या 2 का भाग दोगे तो क्या 31 आएंगे? नहीं आएंगे, लगभग 40 के समथिंग आएगा। और 40 के समथिंग आएगा, इसका मतलब डिस्टेंस बहुत है, जगह अंतराल बहुत है। तो ये डोबराइनर के त्रिक के नियम का पालन नहीं कर सकता। अंतराल 0.1 से 1 के मध्य आप अंतराल मान सकते हो, 0.1 से 1 के मध्य तक आप अंतराल ले सकते हो, लेकिन इसके ज़्यादा आप अंतराल नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा अंतराल आप ले रहे हो तो वो डोबराइनर के त्रिक के नियम का पालन नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे आप। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना कि पढ़ते वक्त आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बुक के अंदर जैसा लिखा है वैसा ही आपको समझाया जा रहा है। यहाँ पर केवल जैसा बोर्ड पे पढ़ाया जाता है ना, वैसा ही सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरे नोट्स लिखा। हाँ, यदि आपको नोट्स लिखने हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नोट्स के जरिए भी, लेकिन पहला प्रोसेस तो ये पूरा करवाएंगे कि इसके अंदर किताब के जरिए पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि फ़ोन को अपने पास हॉरिजॉन्टल मोड के अंदर रख देना है और उस को ध्यानपूर्वक देखना है कि किस प्रकार से क्या किया जा रहा है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक वीडियो को 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखो ये डोबराइनर का कुछ परिचय है, और डोबराइनर के परिचय के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर डोबराइनर का जो पूरा परिचय है वो भी आपको आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। जॉन वुलगॉन्ग डोबराइनर ने जर्मनी के म्यूसबर्ग में एक औषधि विज्ञान की पढ़ाई की। औषधि विज्ञान की क्या की, इन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र में क्या किया, अध्ययन किया। और फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के क्या बने, प्रोफेसर बने। और इन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में क्या की, पहचान की। पीटी लिखते हैं ना अपन उत्प्रेरक, अगर आपको पता नहीं है तो अपन लिखेंगे। अभिक्रिया वाला पार्ट है, उसके अंदर शायद नहीं लिखा होगा तो अपन देखेंगे। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो इस एक पार्ट पूरा अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट अपलोड हो रहा है, तो उस पार्ट को आप आसानी से देख सकते हो। उसके अंदर एक तो प्लेटिनम पीटी उत्प्रेरक होता है, तो इस उत्प्रेरक को सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, JW डोबराइनर ने किया था। समान तरीक की खोज की, और जिससे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का क्या हुआ, विकास किया। समान तरीक की क्या की, इन्होंने खोज की, और इन्होंने पहला प्रयास इन्हीं का था कि तत्वों को उनके व्यवस्थित क्रम में रखें। लेकिन अधिकतर तत्व अधिक थे और इनके जो नियम थे उन नियमों के अकॉर्डिंग उन तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो व्यवस्थित नहीं करने के कारण इनका जो डोबराइनर का जो त्रिक नियम है वो पूरी तरह से पालन नहीं कर सका। जब ये डोबराइनर का त्रिक नियम है ये पूरी तरह से पालन नहीं कर सका, तो फिर आते हैं न्यूलैंड। कौन आते हैं,
न्यूलैंड, और वो देते हैं अष्टक सिद्धांत। वो क्या देते हैं? अष्टक सिद्धांत, जिसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इस क्लासों से कुछ सीखने को मिल रहा है, ये छोटे बच्चे हैं, और यदि आप बड़े हैं तो आप छोटे बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें ये क्लास दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है स्कूलें जल्दी खुल जाएगी, लेकिन स्कूलें खुलने उससे पहले अपना कुछ न कुछ टॉपिक तो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अपन जो पढ़ रहे हैं, जो अपना सिलेबस चल रहा है, वो NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो आपको सन 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई जाएगी। इन बातों का आप ध्यान रखें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। एक आपको विशेष सूचना भी दे देता हूँ कि यहाँ पर कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक के जितने भी जो विज्ञान से जितने भी कॉन्सेप्ट मिलते हैं, वो सारे के सारे आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाला बटन दिया हुआ है, उस बटन को दबा दीजिए, ताकि रोजाना के जो नोटिफिकेशन है वो आपको, और बीच में बेल आइकन की जो घंटी है वो भी दबा दीजिए, जिससे आपको इसकी जो हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो वीडियो आपके काम का है वो वीडियो आप देख सकते हो, और जो वीडियो दूसरों के काम का है वो दूसरों तक आप फॉरवर्ड कर सकते हो। इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं अगर आपके लिए इतना करता हूँ तो इतना तो आपके लिए बनता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।